नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पिछले व्याख्यान में मैंने आपको मनु से संबंधित जानकारी दी थी। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको मनु द्वारा बताए गए राजा के कार्य और राजा पर मनु द्वारा कौन से नियंत्रण लगाए गए हैं इस बारे में बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं राजा के कार्यों से। मनुस्मृति में राज्य की केंद्रीय शक्ति के रूप में राजा का वर्णन किया गया है। मनु की राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा ही संपूर्ण राज्य व्यवस्था की चालक शक्ति है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मत्स्य न्याय की स्थिति को दूर करने के लिए ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति की। दूसरे शब्दों में, मनुष्यों की सुरक्षा के लिए राजा की उत्पत्ति हुई। सुरक्षा के दायित्व के कारण ही उसे अनेक कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासन संबंधी शक्तियां प्राप्त हुईं। राजा के प्रमुख कार्यों तथा अधिकारों के वर्णन को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहला, प्रजा की रक्षा। राजा कार्यपालक के रूप में प्रजा रक्षण का कार्य करता है। राजा की कार्यपालिका शक्ति के दो पहलू हैं, सुरक्षा और दंड। प्रजा की रक्षा के लिए राजा दंड का प्रयोग करता है। मनु ने सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा का अधिकार राजा को दिया है। समाज में अपराधों का विकास नहीं होना चाहिए, अतः राजा का कार्य है कि वह अपराधियों का पता लगाए। मनुस्मृति में सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राजा द्वारा नाबालिगों की सुरक्षा का है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह नाबालिगों की आनुवंशिक तथा अन्य संपत्ति की रक्षा करे। नाबालिग बालक जब तक वयस्क नहीं हो जाता तब तक उसकी संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा पर थी। इसके अतिरिक्त अनाथ और रुग्ण औरतों और वृद्धों की सुरक्षा का दायित्व भी राजा पर था। राजा का यह कर्तव्य माना गया कि वह उन चोरों और उसके संबंधियों को दंड दे जिन्होंने असहाय महिलाओं की संपत्ति का हरण किया हो। मनु ने प्रजा रक्षण के अंतर्गत राजा को प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा का कार्य भी सौंपा। प्राकृतिक विपत्तियों में मनु ने आग, बाढ़, घातक रोग, सूखा और अकाल आदि को शामिल किया। प्रजा रक्षण के अतिरिक्त मनु ने राजा को नियुक्ति संबंधी कार्य भी दिया है। मनु ने राजा को प्रशासन संबंधी व्यापक कार्य सौंपे हैं। प्रशासन संबंधी कार्यों में राजा का मुख्य कार्य नियुक्ति संबंधी है। इस संबंध में राजा को यह अधिकार है कि वह अपने ढंग से मंत्री परिषद नियुक्त करे, जिससे उसे प्रशासन के संचालन में सुविधा हो। मंत्री परिषद के अतिरिक्त राजा को दूतों, ग्रामाधिपतियों, अध्यक्षों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का भी अधिकार प्राप्त है। प्रशासन का केंद्र होने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण राजा का ही होता है। इसके अतिरिक्त राजा के न्यायिक कार्य भी हैं। निष्पक्ष न्याय करना एवं अपराधियों को दंड देना राजा का प्रमुख कार्य है। राजा को न्याय का स्रोत माना गया है। मनु के मत में राजा को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो अदंड हो वे दंडित तथा जो दंड हो वे मुक्त न हो रह जाए। राजा की क्रांतियाँ न्याय व्यवस्था में उत्पन्न दुर्व्यवस्था और असंतोष से होती रही हैं। इस प्रकार की ऐसी किसी भी स्थिति को उत्पन्न न होने देने का दायित्व भी राजा पर था। इसके अतिरिक्त राजा का एक अन्य कार्य कर लेना था। मनुस्मृति में कर लेना राजा का मुख्य कार्य बताया गया। राजा को कराधान इस प्रकार करना चाहिए जिससे राष्ट्र में उद्योगों और व्यापार की वृद्धि हो, साथ ही साथ प्रजा का भी कल्याण हो। मनु का मत है कि लालचवश प्रजा से अधिक कर वसूल करना प्रजा का मूल उच्छेदन करना है और प्रजा से अनुरागवश किसी प्रकार का कर वसूल न करना आत्मघात है, क्योंकि अधिक कर वसूलने से जहाँ प्रजा में आक्रोश फैलता है और राजा अलोकप्रिय होता है, वहाँ कर वसूली न करने से कोष रिक्त हो जाता है, जिससे विकास और कल्याण की योजनाएं मंद पड़ जाती हैं। अतः राजा को इन दोनों प्रकार की अतियों से बचकर मध्यम मार्ग ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मनु ने राजा को प्रजापालन
और लोक कल्याण का कार्य भी सौंपा है। मनु ने संपूर्ण राज्य व्यवस्था का उद्देश्य प्रजापालन या लोक कल्याण माना है। अतः जनता के कल्याण हेतु हमेशा प्रयत्नशील रहना मनु के अनुसार राजा का प्रमुख कार्य है। प्रजा पालन करने के कारण राजा को प्रजा का पिता बताया गया है, जिसका अर्थ है कि राजा को चिंतापूर्वक तथा कष्ट सहकर भी प्रजा का पालन कर प्रजा के दुखों को इस प्रकार दूर करना चाहिए जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए काम करता है। मनु ने प्रजा पालन हेतु राजा को मुख्य रूप से निम्न कार्य सौंपे हैं, जिसमें पहला है नगर, बाजार, जलाशय, मार्ग, पुल आदि का निर्माण। दूसरा वृक्षारोपण। तीसरा समाज की विभिन्न आपत्तियों से रक्षा। चौथा अन्य तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह। पांचवा निर्बल, अनाथ, रोगी तथा स्त्रियों की सहायता। अगला खेती की रक्षा, वस्तुओं के आयात निर्यात पर नियंत्रण, विद्या व कला की उन्नति हेतु प्रयत्न। इसके अलावा राजा के कार्य युद्ध संबंधी भी हैं। मनु के अनुसार युद्ध के समय सेना का संचालन करना राजा का महत्वपूर्ण कार्य है। सेनापति तथा अन्य सैनिक अधिकारियों के स्थान का निर्धारण करना राजा का उत्तरदायित्व है। मनुस्मृति में राजा के युद्ध संबंधी कार्यों को स्पष्ट किया गया है। मनु के अनुसार राजा ही सेना को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखता है तथा विभिन्न सैनिक उपायों का आश्रय लेता हुआ शत्रुओं को पराजित करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त युद्ध किस समय शुरू किया जाना चाहिए, संधि, विग्रह, आक्रमण, यान, आसन, द्वैधी भाव, संशय, इन 6 गुणों का कब और कैसे प्रयोग होना चाहिए, सेनापति और अन्य सैनिक अधिकारियों का यथा समय प्रयोग, व्यूह रचना, शत्रु के व्यवहार का निर्धारण आदि सारे कार्य करना मनु के अनुसार राजा का उत्तरदायित्व होता है। इसके अतिरिक्त समाज व्यवस्था को बनाए रखना भी राजा का प्रमुख कार्य है। प्राचीन भारतीय चिंतकों ने समाज को राज्य से उच्च स्थान दिया है। इसका अर्थ यह है कि समाज व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत ही उन्होंने राज्य नाम की संस्था का निर्माण किया है, जिसके द्वारा समाज व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। प्राचीन समय में समाज व्यवस्था का मुख्य आधार वर्ण और आश्रम व्यवस्था थी। अतः राजा का यह कर्तव्य देखना था कि चारों वर्ण और आश्रम समाज में अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं। राजा का कर्तव्य दंड शक्ति के माध्यम से प्रजा को इस ओर प्रवृत्त करना था। मनु का कहना था कि सामाजिक नियमों के आधार पर प्रजा को की व्यवस्था करता हुआ राजा ही स्वर्ग पाता है। उससे स्पष्ट है कि समाज व्यवस्था का पालन करना राजा का कर्तव्य तो है ही, राजा का अस्तित्व ही मूलतः इसलिए है कि वह अपनी शक्ति द्वारा समाज व्यवस्था को बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त उचित नापतोल की व्यवस्था करना भी राजा का कर्तव्य है। मनुस्मृति में व्यापारियों से प्रजा की रक्षा के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इस संदर्भ में राजा का एक विशिष्ट कार्य यह देखना है कि उचित मापतोल के बाट आदि का प्रयोग होता है या नहीं। मनु का मानना है कि नापतोल के बाटों व यंत्रों पर मोहर होनी चाहिए तथा हर 6 महीने पर उनकी जांच होनी चाहिए, ताकि व्यापारी गृहस्थों को धोखा न दे सके। इसके अतिरिक्त यह देखना भी राजा का कर्तव्य है कि वस्तुओं में किसी प्रकार की मिलावट न हो। यदि व्यापारी नापतोल में किसी प्रकार की गड़बड़ करते हैं या वस्तुओं में मिलावट करते हैं तो राजा को उपयुक्त दंड देने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त जो कार्य मनु ने राजा को दिए हैं, उसके साथ ही साथ राजा पर मनु द्वारा नियंत्रण भी स्थापित किए गए हैं, ताकि राजा निरंकुश न हो सके। राजा पर जो नियंत्रण लगाए गए हैं उनमें से मुख्य नियंत्रण इस प्रकार हैं। राजा के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, लेकिन इस आधार पर यह नहीं समझना चाहिए कि मनु का राजा निरंकुश है। मनु आदर्श राजा उसी को मानते हैं जो अपने जीवन
में प्रजा पालन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। मनु के अनुसार मानव प्रकृति से दुर्बल है, अतः मनुष्य होने के नाते राजा से उसके उच्च आदर्श के निर्वाह की आशा नहीं की जा सकती। यही कारण था कि मनु ने राजा की निरंकुशता को रोकने के लिए भी उचित व्यवस्था की। यद्यपि मनुस्मृति में आधुनिक युग की भांति कोई नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मनु का राजा विधि एवं समाज से उच्च नहीं है, बल्कि उसके अंतर्गत है। मनु ने राजा पर जो नियंत्रण लगाए हैं उसमें से मुख्य इस प्रकार हैं। पहला, धार्मिक नियंत्रण। मनु ने राजा पर सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण धर्म का लगाया है। मनु के युग में यह विश्वास किया जाता था कि धर्म और सदाचार से ही सुख मिलता है। सुख वृद्धि तभी संभव है जब राजा स्वयं जनता का आदर्श बने। अतः यह स्वाभाविक था कि राजा धर्म का पालन न करे तो प्रजा के कष्टों का उत्तरदायी राजा को ही माना जाए। मनु धर्म के विपरीत आचरण करने वाले राजा का जीवन सकुटुंब संकटग्रस्त मानते थे। अतः धर्म का नियंत्रण राजा के लिए महत्वपूर्ण था। यही कारण था कि मनु ने राजा की शक्ति का प्रयोग स्वेच्छा से न करके धर्म की रक्षा हेतु करने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त राजा पर नैतिक नियंत्रण भी थे। प्राचीन भारतीय परंपरा में राजा के लिए नैतिक अनुशासन को भी महत्वपूर्ण माना गया था। नैतिक व्यक्तित्व वाला राजा निरंकुश या अत्याचारी नहीं हो सकता। समुचित शिक्षा के अभाव में राजा में स्वेच्छाचार, निरंकुशता एवं अनैतिक व्यक्तित्व उत्पन्न हो सकता है। अतः मनुस्मृति में राजा की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, जिससे शिक्षा द्वारा नैतिक गुणों का बीजारोपण हो सके। इसके अतिरिक्त मनु ने राजा पर सामाजिक नियंत्रण भी लगाए हैं। राजा की आवश्यकता सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है। राजा सामाजिक व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। राजा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक साधन है। राजा धर्मशास्त्रों में वर्णित सामाजिक नियमों से नियंत्रित है तथा इन्हें बनाए रखने के लिए वह बाध्य है। इस प्रकार राजा पर सामाजिक नियंत्रण भी है। इसके अतिरिक्त राजा पर जनमत का नियंत्रण भी है। मनु ने राजा को दुर्गुणों से दूर रहने की आवश्यकता पर बल दिया। मनु के काम के 10 तथा क्रोध के 8 व्यसन या दुर्गुण बताए हैं। मनु का कहना है कि इन दुर्गुणों से राजा राज्य कार्य और सामाजिक जीवन के लिए हानिकारक बन जाता है। अतः ऐसे राजा को जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है। अतः राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह दुर्गुणों से दूर रहे। इसके अतिरिक्त राजा पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मनु ने विकेंद्रित व्यवस्था दी है। समस्त शक्तियाँ राजा के पास होने के बावजूद भी वह अकेला राजकार्य नहीं करता। राजा का कार्य मात्र शास्त्र सम्मत और परंपरागत विधियों का पालन करना है। वह उनमें परिवर्तन करने का अधिकारी नहीं है। मनु ने कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों का विभाजन करके राजा को केवल नियंत्रण और निरीक्षण का कार्य दिया है। इसके अतिरिक्त राजा पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का नियंत्रण भी था। मनु ने अंतर्राष्ट्रीय नियम के संदर्भ में युद्ध के कारण और उसके नियमों का प्रतिपादन भी किया है। राजा शास्त्रों में वर्णित युद्ध के नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकता। इस प्रकार राजा पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का नियंत्रण भी है। इसके अतिरिक्त मनु ने राजा की जो दिनचर्या बताई है वह भी राजा को निरंकुश नहीं बनने देती। राजा ठीक मार्ग पर चले और विषयी न हो, उसके लिए मनु ने राजा के लिए कठोर दिनचर्या निर्धारित की है। केवल मोटवानी ने राजा की दिनचर्या को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। सुबह स्नान, ध्यान, अध्ययन और पूजा, उसके बाद न्याय, जनता की शिकायतों पर निर्णय देना, उसके बाद मंत्रियों के साथ मंत्रणा, तदुपरांत राज्य के परराष्ट्र मामलों के विषय में राजदूतों और गुप्तचरों के साथ परामर्श, मध्याह्न और रात्रि में व्यायाम, स्नान, आराम और रनिवास के मामले, सेना और युद्ध सामग्री का निरीक्षण, शाम की प्रार्थना, गुप्त परामर्श, संगीत और सोना।
राजा का यह दायित्व है कि वह इस दिनचर्या का नियमित पालन करे। इस प्रकार मनु के राजा के लिए दैनिक जीवन में भी अनुशासित होना आवश्यक माना गया है। इस प्रकार राजा को मनु ने शक्तियाँ देने के साथ साथ उस पर नियंत्रण भी स्थापित किए हैं। बच्चों, इस व्याख्यान में मैं आपको आज इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं आपको मनु के विचारों के अन्य पक्षों से अवगत कराऊंगी। धन्यवाद।